हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th एनसीईआरटी एंड आरबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स की ये जो बुक है आपकी, उसके चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ करेंगे। जिसके क्वेश्चन आंसर हैं, पहला क्वेश्चन है आपके, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज। हमें यहाँ कंप्यूटर को फंक्शनल क्रियात्मक बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उनके नाम बताने हैं और उनकी प्राइमरी सर्विसेज हमें यहाँ लिखनी है। तो आंसर देखें यहाँ, द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज आर। कंप्यूटर को फंक्शन बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसके दो प्राइमरी सर्विसेज हैं, वो इस प्रकार से हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, इट्स मैनेज द प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज डिवाइस मैनेजमेंट, इट्स इंटरेक्ट्स विद द डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर ए पर्टिकुलर सर्विसेज। तो मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी का, जो कि प्राइमरी मेमोरी और जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, उसका मैनेजमेंट करता है। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें डिवाइस मैनेजमेंट सर्विस होती है, जो कि क्या करेगा, आपके डिवाइस के या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर डिवाइसेज हैं उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। ये था आपके क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। एक कंप्यूटर में लिखा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्यूटर कैसे समझता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ आंसर देखेंगे हम, humans are able to write program in high level language while the computers can understand only machine language. So with the help of the language translators, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स होते हैं, प्रोग्राम्स रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज, शॉर्ट में HLL बोलते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड विच इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं और वो प्रोग्राम जो लिखते हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जबकि कंप्यूटर क्या करता है, उसे मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसलिए इसलिए जो है हम मदद करने के लिए क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर हम लेते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कंप्यूटर समझता है। ये था आपके क्वेश्चन 2 और उसका आंसर। क्वेश्चन 3, वाई इज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द मशीन कोड लेस देन डेट ऑफ सोर्स कोड। मतलब जो भी मशीन होती है उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो जो है मशीन कोड की तुलना में जो है सोर्स कोड की तुलना में कम लगता है, ऐसा क्यों? इसका कारण है, हम आंसर में देखें, द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज द कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। दिस सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म कॉल्ड मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड, और इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। इस तरीके से जो है, सो डैट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मशीन कोड इज़ लेस दैन डैट ऑफ द सोर्स कोड। क्योंकि पहले सोर्स कोड को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा समय लगेगा, जबकि आपके मशीन कोड होता है वो जो है कंप्यूटर सीधा समझता है और उसको एग्जीक्यूट फटाफट कर देगा, इसलिए उसमें कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रैम एंड हाउ डज इट्स डिफर फ्रॉम रोम। जो है रैम की आवश्यकता क्या है, ये हमें बताना है, और ये कैसे जो है रोम से अलग है। तो उसको हम देखते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेली वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। रैम जो होती है उसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जब तक कि उसे काम में लिया जाता है। एंड वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम के डेटा जो है स्टोर टेम्परेरी होते हैं रैम के अंदर, जब उससे जो है कंप्यूटर का कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया जाता है या लॉन्च किया जाता है। द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं, रैम के अंदर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसके डेटा होते हैं वो रैम के अंदर आके स्टोर होते हैं, लोड होते हैं, और फिर वो उनको प्रोसेस करता है। अब रैम और रोम दोनों अलग कैसे हैं, इन्हें देख लेते हैं। रैम, ये एक टेबल फॉर्म में आंसर आपका बना है डिफर करने के लिए। तो रैम होता है, इट्स स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो होता है वो होता है आपकी, इट्स स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जबकि रैम क्या होती है, रैम इज़ वॉलेटाइल इन नेचर एंड रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ओके, एंड RAM is store data temporarily and ROM is store instruction permanently.
तो यहाँ पे देखिए ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, और रोम जो होता है ये रीड ओनली मेमोरी होती है। ये वॉलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब जैसे इसका यूज हम नहीं करते हैं या पावर कट हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, मेमोरी यहाँ से रैम से जो लोडेड डेटा होते हैं वो जो है डिलीट हो जाते हैं। जबकि रोम में क्या होते हैं, इट्स नॉन वॉलेटाइल, इसका मतलब उसमें डेटा बने रहते हैं, रीडेबल फॉर्म में होते हैं। और रैम जो होती है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज करती है, और रोम जो होती है वो परमानेंटली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर रखती है। तो ये था आपके क्वेश्चन 4 और उसका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ नीड फॉर द सेकेंडरी मेमोरी। हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों है ये हम देखेंगे, और क्या है ये हम देखें। द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। तो जो आपके कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं उनको करने के लिए कुछ डेटा हमें चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए, और उनसे प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स को हम रखते हैं और उन रिजल्ट्स को परमानेंटली स्टोर करते हैं ताकि उनको हम भविष्य में यूज कर सकें। इसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, और इन स्टोरेज डिवाइसेस को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कंप्यूटर के विभिन्न भाग जो होते हैं वो आपस में कैसे आपस में बातचीत कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं एक दूसरे से, उसको भी हम देखते हैं। तो आंसर देखें यहाँ, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू bus. For example, bus is used for data transfer between a USB port and hard disk, or between a hard disk and main memory. Bus is of three types: डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए हम बस का उपयोग करते हैं। एग्जांपल के लिए जो है बस जो होती है वो यूएसबी का पोर्ट का हम उपयोग करते हैं उसके लिए, या हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में हम जो ट्रांसफ़र करते हैं तो इनके लिए बस का उपयोग किया जाता है। और बस जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। डेटा बस जो डेटा को लाने ले जाने का काम करती है, एड्रेस बस ये डेटा को ले जाने के लिए जो है कहाँ जाएगा उसका एड्रेस रखती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। डेटा बस और कंट्रोल बस आपके बाई डायरेक्शनल होती है, ये आप देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ब्रीफली राइट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर है, जिसके अंदर इनपुट जाता है। इनपुट जो है आपके कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उसको क्या करेगी, डिसाइड करेगी ये किसका काम है, कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम है तो यहाँ पहुँचाएगी, या इसको मेमोरी के पास भेजना है मेमोरी यूनिट के पास तो ये मेमोरी यूनिट के पास इसको रखेगी। और आपके अगर इसका काम नहीं है तो ये रिटर्न किसको देगी, कंट्रोल यूनिट को देगी, और कंट्रोल यूनिट किसको कर देगी वापस मेमोरी यूनिट में, जैसे हम इसको सेव करेंगे। और इन बिटवीन जो है आपके क्या करेगा, ये आउटपुट भी शो करेगा, भले ही हम इसे सेव करें या नहीं करें, ठीक है ना। क्योंकि ये डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में आएगा और प्रोसेसिंग के दौरान भी रहेगा, प्रोसेसिंग के बाद भी रहेगा, और इसका आउटपुट होता रहेगा जो हमें स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है, ठीक है। ये आपके क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को डिफाइन करता है। यहाँ हम देखते हैं, ए कंप्यूटर सिस्टम प्रीमियरली कंप्राइजेज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको शॉर्ट में हम सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये इसका इन शॉर्ट आपका बहुत ही इसको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अब हम इसको आगे और देखें, ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसी का आगे देखें, इसको हमने डिटेल किया है यहाँ पे। सीपीयू क्या होता है, द सीपीयू हैज़ 2 मेन कंपोनेंट, उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम शॉर्ट में एएलयू बोलते हैं, एंड देन कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। एएलयू परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक गणितीय और तार्किक ऑपरेशन को करता है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द सीक्वेंस इन विच द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो भी निर्देश हमें मिले हैं, जो भी प्रोग्राम हमें मिले हैं, उनका एग्जीक्यूशन जो है क्रमबद्धता सीक्वेंस के साथ ये करवाता है। इनपुट डिवाइसेस देखें जो है आपके, द डिवाइसेस थ्रू विच डेटा एंड सिग्नल्स आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज ए इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा आर द इनपुट डिवाइसेज नेम। And next one is output devices. The output device
that receive data from the computer system for the display is called output devices. It's convert digital information into human understandable form. For example, monitor, projector, headphones, speaker, printer, etc. are is output devices. तो इनमें तो बताने वाली कोई बात है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा. एंड देन फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइसेस. ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसिंग. Those devices which store data for the processing are called storage devices like hard disk and SSD. ठीक है ना. सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव. तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7. अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द सिस्टम बस. सिस्टम बस का प्राथमिक कार्य क्या होता है, उससे हमें बताना है. वाई इज डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल वाइल द एड्रेस बस एंड इज़ यूनिडायरेक्शनल. मतलब आपके कंट्रोल और जो है आपकी एड्रेस बस जो होती है, सॉरी डेटा बस और जो आपके कंट्रोल बस होती है वो क्या होती है, आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, जबकि एड्रेस बस जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. ये ऐसा क्यों होता है, हमें ये बताना है. ये क्वेश्चन है हमारा. इसका आंसर हम लिखें. द सिस्टम बस और बस प्रोवाइड्स ए कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो जो सिस्टम बस होती है वो हमें बस प्रोवाइड करवाती है, और जो कंप्यूटर के जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करवाती हैं. डेटा बस इज़ बाई डायरेक्शनल एज द CPU में बी रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी और राइट डेटा टू द मेन मेमोरी. तो क्या करता है, डेटा को रीड भी करता है और डेटा को मेन मेमोरी में लिखता भी है, दोनों काम करते हैं. तो इसलिए डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है. while address bus is unidirectional because the CPU is addressing a specific memory location either for the reading or writing. मतलब या तो वो रीड करेगा या राइट करेगा. तो इसके लिए जो आपके डेटा बस होती है, सॉरी एड्रेस बस होती है, वो क्या होगी, या तो क्या होगी आपकी, वो रीडिंग करेगी या फिर राइटिंग करेगी. तो वो एक ही एड्रेस एक के टाइम रख पाएगी. तो ऐसे में क्या होगा, वो यूनिडायरेक्शनल होगी. जबकि डेटा बस जो है उसमें क्या होगा, डेटा को रीड भी करने की आवश्यकता पड़ेगी और डेटा को राइट करने की भी ज़रूरत पड़ती है. तो वो कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी. क्वेश्चन नंबर 9. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर. नेम 2 सॉफ्टवेयर फॉर ईच टाइप. हमें जो है डिफरेंस बताना है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में, और 2 सॉफ्टवेयर भी बताने प्रत्येक के. तो यहाँ पे देख लीजिए टेबल फॉर्म में आपका आंसर है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उनका क्या होता है, सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल. तो उनका सोर्स कोड हमें अवेलेबल नहीं रहता है. जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है. हम उसमें क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, उन्हें दोबारा रिलीज़ कर सकते हैं, है ना, उसे और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं. जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, नॉट फ्री टू यूज़. ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री में काम नहीं देते हैं, इनका लाइसेंस या इन्हें हमें ख़रीदना होता है, ठीक है ना, तभी काम में ले सकते हैं. जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री टू यूज़, उनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं. इनके एग्जांपल्स में देखें तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमें फ्री भी मिलते हैं और इनको हम इनका ऑफिशियल वर्जन जो यूज़ करने के लिए हमें इन्हें ख़रीदना पड़ता है. जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में आपके एग्जांपल में पाइथन, लिबर ऑफिस एंड ओपन सोर्स ओपन ऑफिस जो है ये आपके कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं. आशा है आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट जो है आपके वो है क्वेश्चन 10. राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर नोड्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स. वाई डू स्मार्ट होम अप्लायंस हैव ए माइक्रो कंट्रोलर इंस्टीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड इन देम. तो यहाँ पे हमें मेन डिफरेंस बताना है माइक्रो कंट्रोलर नोड्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में, और क्यों है हम स्मार्ट होम अप्लायंस है उनमें माइक्रो कंट्रोलर की बजाय माइक्रो प्रोसेसर जो है एम्बेडेड हम यूज करते हैं, ठीक है ना. इसको हम देखें यहाँ. द माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस, हैज़ ए CPU, a fixed amount of RAM, ROM and other peripheral all embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only a CPU on the chip. तो जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें क्या होता है, CPU होता है, और क्या होता है उसमें एक अमाउंट में रैम होती है, रोम होती है, और इसके पेरिफेरल डिवाइसेज एम्बेडेड होते हैं एक सिंगल चिप पे. जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एक छोटी सी चिप पे.
और स्मार्ट होम अप्लाइंसेज है माइक्रो कंट्रोलर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़। तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। एंड इट्स कैन बी एम्बेडेड इन द अनदर डिवाइस और द सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। और साइज़ छोटी होने के साथ माइक्रो कंट्रोलर को तो हम काम में लेते ही हैं स्मार्ट होम अप्लाइंसेज में, साथ में इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है और उसको हम किसी भी डिवाइस में सेट कर सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल द माइक्रो कंट्रोलर इज़ in a fully automatic washing machine is used to control the washing cycle without any human intervention। हम बिना किसी मानव के दखल के जो है एक फुली ऑटोमेटेड जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसको हम चला सकते हैं, फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, न कि माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट जो है आपके 11th, mention the different types of data that you deal with while browsing the internet। तो हमें अलग अलग डेटा बताने हैं कौन कौन से जिससे हम डील करते हैं ब्राउजिंग के समय इंटरनेट पर। तो वहाँ देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यू डील विद वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट्स आर। जब हम इंटरनेट पे डील करते हैं तो हम कौन कौन से डेटा यूज़ करते हैं उनको हम देखें। इसमें तीन तरह के डेटा होते हैं आपके, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा की हम बात करें तो डेटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू कंप्रहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। इनको हम स्ट्रक्चर्ड में लेते हैं, कोई टेबुलर फॉर्म में हम इनके डेटा को जो है शो करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली हम रिकॉर्ड करते हैं, इनकी एक स्ट्रक्चर होती है और इनको कंपेयर करना, इन पे काम करना आसान होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं इसलिए, और एक व्यवस्थित क्रम में इनको स्टोर किया जाता है। फिर बात करें सेकंड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जिनको हम किसी भी प्री डिफाइंड डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इस कारण ये अव्यवस्थित अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाते हैं, जिनका यूज थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स द इंटरनल टैग्स और द मार्किंग टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं वो अच्छे से परिभाषित नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनल टैग्स से और मार्किंग से उनको सेपरेट किया जाता है, और इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। ये था क्वेश्चन 11 और इसका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। कैटेगराइज द फॉलोइंग डेटा एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसमें कुछ एग्जांपल है, हमें उनको बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी के हैं। जैसे न्यूज़पेपर, क्रिकेट मैच स्कोर, HTML पेज, है ना, पेशेंट रिकॉर्ड इन ए हॉस्पिटल। तो इसके आंसर में देखें हम, न्यूज़पेपर है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है ना, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती हैं, कभी कोई न्यूज़ आ गई, कभी कोई नहीं, और कभी उसके कई पार्ट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग पेजेस पे हमें पढ़ने को मिलता है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। क्रिकेट मैच स्कोर है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है। और HTML पेज क्या है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। और पेशेंट रिकॉर्ड इन ए हॉस्पिटल, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसका फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, उस टेबल में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे डॉक्टर पेशेंट की निगरानी करता है और उससे उस पर जो भी मेडिसिन देनी होती है वो देता है। ये था आपके क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज टू डू द फॉलोइंग। हमें इनमें बताना है कि इनमें कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। जैसे टू आउटपुट ऑडियो, क्या चाहिएगा इसके लिए आउटपुट डिवाइस में, ठीक है ना। जैसे टू एंटर टेक्सुअल डेटा, टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, and to display the data or information, and to enter audio based command, and to build 3D models to assist a visual impaired individual in entering data। तो इसका आंसर हम देखें तो पहला है ए, टू आउटपुट ऑडियो। तो आवाज़ किससे हम निकालेंगे या सुनेंगे, तो उसके लिए हमें स्पीकर चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस के लिए स्पीकर ऑडियो हमें सुनाई देगा। बी, टू एंटर टेक्सुअल डेटा। तो हम टेक्सुअल डेटा एंटर करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, कीबोर्ड यूज़ करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से हम उसको एंटर करवाएंगे टेक्स्ट को। टू मेक द हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट फाइल है उसको हार्ड कॉपी ली है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें हार्डवेयर में एक प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर की मदद से हम उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में पेज पे प्रिंट लेके बना सकते हैं।
टू डिस्प्ले द डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो कंप्यूटर पे हम मॉनिटर और प्रोजेक्टर दोनों के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, शो कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। टू एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड, ऑडियो बेस्ड कमांड जो है वो माइक्रोफोन से हम देते हैं, जिसको हम माइक भी बोल सकते हैं। टू बिल्ड 3D मॉडल्स, तो 3D मॉडल्स के लिए क्या होगा, 3D प्रिंटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू असिस्ट ए विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स इन द एंटरिंग डेटा, तो बारली कीबोर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके उन पे स्पेसिफिक कोड्स बने होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, तो ब्रेली कीबोर्ड्स होते हैं, ब्रेली जो है ब्रेल लिपि से रिलेटेड उन पे डॉट्स बने होते हैं, उनसे अंधे लोग टाइप कर सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 13 और उसकी मैच। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम टूल्स ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, तो कंपाइलर है, असेंबलर है, उबंटू है और टेक्स्ट एडिटर है। इनमें हमें बताना है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए इसके आंसर में, कंपाइलर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उबंटू ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये दोनों तो क्या हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये उबंटू ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी क्या होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और टेक्स्ट एडिटर में ये प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं। आई होप you understand well and enjoying the answers, and you share this video to your friend and subscribe the channel and comment on this video. Thank you very much for watching this video.